वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिट साहब, ये बताइएगा कि आबनाए हुरमज़ की नाकाबंदी ख़त्म पर जंग बंदी होगी, ईरान ने ऐलान किया है। इस फेज़ के अंदर भी आप समझते हैं कि मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन और कन्फ्लिक्ट आबनाए हुरमज़ ही रहेगी, ईरान अमेरिका? मैं थोड़ा सा 6 रातों से या 6 दिनों से कंसर्न हूँ विद द डेवलपिंग सिचुएशन। और नया हुर्मस तो साफ जाहिर है एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के लिए ईरान के। लेकिन जिस तरह ये बॉम्बिंग अमेरिका कर रहा है और पिछली 6 रातों से उन्होंने पुलों को तबाह किया है, बंदर अब्बास को ऊपर बमबारी की है, शिराज बंदर अब्बास को जो लाइन कनेक्ट करती है रेलवे और उसको उन्होंने तबाह किया है, चाबहार को तबाह किया है। और वो बंदर अब्बास को कट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम्युनिकेशन और गुड्स जो है या कम्युनिकेशन दरमियान में हो, बाकी चीज़ें मुतासर हो। और इस तमाम चीज़ों में उन्होंने जो ईरान के जनूबी साहिली इलाके हैं उधर सीस्तान पे 88 आर्मर्ड डिवीजन है, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। 92 आर्मर्ड डिवीजन है, उस पर हमला किया है। और हमस पे कंट्रोल कम करने के लिए उनकी बार बार आपको स्टेटमेंट सुन रहे हैं। अब ये तमाम चीजें इस तरह लग रही हैं, वो होगा तो नहीं, लेकिन बहरहाल लग इस तरह रही है। इनको कहते हैं शेपिंग अप ऑफ द ऑपरेशन, शेपिंग अप पॉलिसी। यानी वो इस वक्त ईरान को टारगेट को शेप अप कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट जहन में उनके सोच है वो पूरी होती है कि वो खर्ज आइलैंड पे या कुसुम आइलैंड पे या कोई ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हो या कोई नेवल अटैक करने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो वो ले आए हैं अपने अपने आपको पता है सी में। तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो ऑपरेशन है, इससे वो लगता है कि वो कोई ना कोई सेंटकॉम जो है, कोई डिवाइस जहन में उनको अलग कोई ख्याल आया है कि जी आप टारगेट को शेप अप करें, क्योंकि आपको पता है जब टारगेट के ऊपर आपने ग्राउंड हमला करना होता है तो आप उसमें इतनी बमबारी करते हैं, हम्म। क्योंकि हम फौज में रहे, हमें पता है। हमें उसको हम प्री एचआर बम्बार्डमेंट कहते हैं, उसको हम कॉन्सेंट्रेटिव फायर कहते हैं, उसको हम असेंबली लाइन से फायर करते हैं, उसको तो वो चीजें जो होती है उसका मतलब ये होता है कि टारगेट को सॉफ्टन करे और शेप अप करे फॉर सम फाइनल ऑपरेशन। हम्म। तो उसकी दूसरी तरफ मुझे इतना पता है कि ईरान ने अंडरग्राउंड टनल्स बहुत बनाई हुई हैं, उनकी स्पीड बोट्स वहां बढ़ी हैं, मिजट्स बढ़ी हैं वहां पे, और एनी अटैक ऑन दीज आइलैंड आईआरजीसी ने वहां पे बाकायदा डिफेंसिव तैयार किए हुए हैं। तो उसको देखते हुए एक दुनिया का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है अपना कोटो इंस्टीट्यूट। और कोटो इंस्टीट्यूट जो है वो बुनियादी तौर पे शेप अप करता है, एनालाइज करता है जितनी इस किस्म की इवेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करता है। तो उनका एक आर्टिकल उन्होंने पिछले दिनों छापा था जिसमें उन्होंने ये जरूर कहा था कि ग्राउंड वॉर इन ईरान वुड बी हेल ऑन अर्थ। अगर तो अमेरिका ने कोई सोच रहा है, जैसे उन्होंने फलूजा से और कसम आइलैंड के हिसाब से इंडिकेशन भी दी है, और इससे पहले आपको याद है उन्होंने अपना C-130 ब्लैक हेलीकॉप्टर जो है वो इस्फहान के नजदीक लैंड कराए थे। फिर ननंताज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो कोकलंग आइलैंड जो माउंटेन है जिसको पिकेक्स माउंटेन कहा जाता है जो ईरान ने डेवलप किया है, वो बड़ा कोकलंग माउंटेन जो है वो बड़ा डिस्कशन में आ रहा है, जिसको कहते हैं 20,000 पाउंड तो बम मार सके। अभी 30,000 वाला तो इजाद भी किया उन्होंने। तो ये तमाम चीजें जो है इसमें ट्रंप के जहन में एक सोच तो है, और वो सोच जो है वो सेंटकॉम उसकी उसकी सोच को लेके आगे चल रही है। लेकिन हम्म। इसमें अमेरिका को प्रॉब्लम बड़ी होगी, क्योंकि अमेरिका के जितने 800 बेसिस है ना, उसकी 21 लाख आर्मी जो है पूरे 800 बेसिस के ऊपर फैली हुई है, और उस हम्म। आर्मी में बहुत सारे रिजर्व है। तो लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं इसमें ये सिर्फ ये नहीं है कि वो बमबारी कर रहा है बगैर सोचे समझे। वो कहता है जी जैसे उसने अभी कहा कि हमने इतने टॉमाहॉक मिसाइल मार दिए, पता नहीं 49 टॉमाहॉक मिसाइल हमने यूज की है ईरान के खिलाफ। तो वो जो तमाम चीजें उसमें ये याद रखिएगा कि आपको याद होगा कि फलूजा में जब इन्होंने ऑपरेशन किया था तो कोटो इंस्टीट्यूट ने भी उसको मेंशन किया है। तो वहां पे 6,000 ट्रुप्स उसको चाहिए तो फलूजा को कैप्चर करने के लिए। और अब अभी ये सिर्फ अगर ईरान को कैप्चर कर ईरान के ऊपर जरा जाए ना तो इनको 1.6 मिलियन ट्रुप्स रिक्वायर है, और इनके पास टोटल 2.1 मिलियन ट्रुप्स इनके पास मौजूद है। और ईरान के पास 4,20,000 रेवोल्यूशनरी गार्ड है, 1,90,000 रिजर्व है जो बैक्ड बाय मलेशिया, तो 6 लाख के करीब बनती है। और ईरान ने एक स्ट्रैटेजी लेके गया जिसको मोज़ैक स्ट्रैटेजी और डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रैटेजी कहते हैं।
तो अगर तो वो ये सोच रहे हैं कि ईरान की ज्योग्राफी को देखने के बावजूद, हम्म। डेमोग्राफी और मिलिट्री कैपेबिलिटी को देखने के बावजूद कोई फलूजा पे और उस पे चले जाएंगे और वहां हमला करेंगे, तो दैट विल बी कैटास्ट्रोफिक। लेकिन राइट उनकी सर। एक कोशिश, इस चीजों में कोशिश जरूर नजर आ रही है। और अब वो उसको लेके आगे चलते हैं या हॉर्मस के ऊपर कंट्रोल जो आप कह रहे हैं उसको लेसन कराते हैं, वो भी नहीं करा सकते, बिकॉज इससे पहले उन्होंने पीछे नाका लगा के देख लिया है। अब बाबू अब लाके यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर होमस बंद होता है और बाबुल मंदब भी बंद हो जाता है, तो जो दुनिया के अंदर जो प्रेशर है वो उस वॉर से ज्यादा प्रेशर होगा जो ग्राउंड वॉर के जरिए या किसी और वॉर के जरिए अमेरिका जो है वो दुनिया के राइट ऊपर सर, जो मैं है आगे वो। बढ़ता हूँ जी। बिल्कुल सही सर। डॉक्टर मुनव्वर साहब ये बताइएगा, जो अमेरिका ने चाइना के बारे में कहा कि असला नहीं देगा, रशिया के बारे में कहा बहुत बुरा होगा, तो इनडायरेक्टली क्या धमकियां उधर भी जा रही हैं? जी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, अमेरिका, अगर आप थोड़ी तारीख में अगर आप मतलब थोड़ी इजाज़त दें, जी। तारीख में एक रीजनल हैजमून इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, वो है अमेरिका। रीजनल हैजमून ही ग्लोबल हैजमून बनता है। रीजनल हैजमून हम उसे कहते हैं जिसके पास एक बड़ी लैंड मास भी हो और साथ में सराउंडेड हो बाय द वाटर, जिसको अमेरिका के हवाले से ओशियानिक इंसुलैरिटी कहते हैं। एक तरफ अटलांटिक है, दूसरी तरफ पैसिफिक है। 20th सेंचुरी में 4 ऐसे रीजनल हैजमून बनने के जो ममालिक थे जिन्होंने काविश डाली, उनको अमेरिका ने शिकस्त दी। उसमें इंपीरियल जर्मनी था, फिर नाजी जर्मनी था, उसके अलावा इंपीरियल जापान था, और फिर कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन था। इन सबको अमेरिका ने शिकस्त दी। 1991 में यह हुआ कि अमेरिका को यह ख्याल आया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने पीक पे आ गई है, देयर इज एंड ऑफ हिस्ट्री, लिहाजा कोई भी सिविलाइजेशन इसके मुकाबले में नहीं उठ सकती। बिकॉज अगर उसने उठना है तो हमारा मॉडल अख्तियार करना है, हम पे डिपेंडेंसी होगी तो हम उसे संभाल लेंगे। वो सो गए, चाइनीज उठ खड़े हुए, चाइनीज ने रिफॉर्म लाया है। 1990 में चाइना ने कहा एनफ इज एनफ, और फिर चाइनीज इकोनॉमी ने बूस्ट पकड़ा, और फिर इसी तरह से साउथ अफ्रीका, टर्की, ब्राजील और किसी हद तक इंडिया मनमोहन सिंह के रिफॉर्म की वजह से, नॉट मोदी की रिफॉर्म की वजह से। सही। तो अब चाइना उठ खड़ा हुआ है। अब अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि चाइना की जो रीजनल हैजमून, चूंकि अगर आप जॉन मीरशाइमर का आर्गुमेंट सुने, वो ये कहते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी द मूवमेंट $19 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी तो इट वुड क्रिएट देयर ओन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी ईस्ट एशिया को वो सारा अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे। बड़ी लैंड मास है, चारों तरफ से पानी भी मौजूद है, इसको रोकना है एट एनी कॉस्ट। लेकिन इसमें अमेरिका नाकाम रहा है। अब आप देखें, वेनेजुएला में जो मोदोरो को उठाना था वो भी चाइना की वजह से, पनामा को जो थ्रेट देना था वो भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से, ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात करनी थी वो भी चाइनीज और रशियन इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अब ईरान पे भी जो हमला है बुनियादी तौर पे चाइना को रोकने के लिए। आज एक मीटिंग हुई है चाइनीज, रशियन और ईरानियों के दरमियान में, जहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, आपनाए ये जो बाबुल मंदब है, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब यहाँ पे यॉन के अंदर अगर ट्रेड होगी तो उसको इजाज़त होगी, यॉन के बगैर डॉलर्स में होगी तो उसको हम बंद कर देंगे। आज 23 कल की 23 जुलाई की फिगर आपको बता रहा हूँ। हौसी पागल नहीं है, दे आर वेरी प्रैग्मेटिक। हौसियों ने कल 23 वैसल को इजाज़त दी है गुजरने की, सवाए सऊदी अरब के। आज भी सिर्फ सऊदी अरब के वैसल्स को नहीं गुजरने दे रहे। और दूसरी तरफ जो आपनाए हुर्मुज़ है उसमें सिर्फ एक जहाज ने गुजरा है, वो 23 तारीख यानी कल की डेट के अंदर। तो बड़ा विकूल कैलकुलेटेड अंदाज से वो आगे मूव कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अमेरिका को आइसोलेट करें। और अमेरिका इस दफ़ा मुझे लगता है कि पछाड़ा गया है, फ्रस्ट्रेटेड है, और उसके हक में बेहतर वही है जो जेफरी स्टैक्स कहते हैं कि जितना जल्दी निकले अपने आप को बचाएं। बिल्कुल सही है। अच्छा शाहिद, मुझे बताइएगा फारूकी साहब, जो हमने इकॉनमी की बात करनी है कि जो इम्पैक्ट आ रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, और पाकिस्तान में तो रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं। हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या उसी रेशो से बढ़ा रहे हैं, इस दुनिया में बढ़ रही है? और कहाँ तक देख रहे हैं ये मामला जाते हुए इकॉनमी को लेके, खासकर दुनिया की? देखिए, दुनिया की इकोनॉमी तो अभी अभी प्रेशर महसूस करना शुरू कर रही है।
लेकिन मैं अपना ज्यादा फोकस जो है गुफ्तगू का वो पाकिस्तान के हवाले से रखना चाहूंगा। मुझे दो तीन किस्म की मायूसियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। एक तो ये है कि हमने टैक्स नेट बढ़ाने के जितने भी तरीके आजमाए हैं वो सारे के सारे हमारे फेल हो गए हैं, और हमने अपना सारा इन्हिसार जो है वो बिजली के बिलों पर और पेट्रोल की लीवी पर हमने वो सारे का सारा बोझ डाल दिया है, जो हमें अदरवाइज इकट्ठा करना चाहिए था। और उसकी वजह से वो प्रेशर जो कि पूरी दुनिया में अभी उस तरह से महसूस नहीं हो रहा, हम बिफोर टाइम ही अब तो लोगों ने मजाक बना लिया है। लोग कहते हैं कि जनाब अगर धमकी आए तो 4 रुपए इजाफा होगा पेट्रोल में, अगर मिसाइल चल गए तो फिर 30 रुपए इजाफा होगा, और अगर जहाज गिर गया तो फिर 50 रुपए इजाफा होगा। तो हमने अपने आप को एक तरह से आदी कर लिया है, हम इस तरह की सिचुएशन के आदी हो गए हैं कि दुनिया जहां मर्जी फिरती रहे, हमारे यहाँ हालात ऐसे ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपनी जरूरत का 25%, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 25% जो अपनी तेल की जरूरियात है वो अपने जाती जखायर से पूरा करता है। 25% पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करता है, और अगर वो 25% का प्रोडक्शन का भी फायदा हम लोगों को नहीं दे रहे, तो आप देख लीजिए कि हमारे हुक्मरान किस तरह का जालमाना तर्ज अमल बरकरार रखे हुए हैं, रवा रखे हुए हैं, और लोगों को जो जायज रियायत मिल सकती है हम वो भी देने से मुनकिर हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर, अभी पेट्रोल पंप वाले जो हैं उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने अपना मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा रखा है। हमने कहा कि हाँ आए आप भी बात कर लें। मसला ये है कि एक लूट मार का सिलसिला है, वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि चोरी दा माल ते डांगा दे गाज। तो हमने वो डांगा दे गाज रखे हुए हैं, हम चीजों को इस तरह उड़ा रहे हैं, लोगों पे इस तरह से इम्पोज कर रहे हैं जैसे हम ये कोई लोगों की बात नहीं हो रही, हम भेड़ बकरियों की बात कर रहे हैं कि इनको जैसे भी चलाएंगे ये चल जाएंगे। तो बदकिस्मती से पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मेरे बेशुमार रिजर्वेशंस हैं। पाकिस्तान में आप जिस तरह से शर नमो को बढ़ा सकते थे, आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई शक नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन ये जो बारिशों के बाद आप लाहौर में बैठे हुए हैं, जिस तरह की सूरत हाल का लोगों को सामना है, सैलाब की तबाहकारियां तकरीबन हर साल हमें मुझे बताइए कि हम क्या मतलब क्या सीख क्या रहे हैं। हम 70-75 साल से ये देख रहे हैं कि हर साल 2 साल बाद एक सैलाब आता है, और हम हर दफा अदादो शुमार पेश करते हैं कौम के सामने। हम वो प्रोग्राम नहीं रखते लोगों के सामने कि हम ये जो सैलाब है इसको कंट्रोल करने के लिए पानी के जखीरे कहाँ पर बनाएंगे, हम बिजली को अभी वसाइल से पैदा कर, हम आईपीपीज के मुआहदों के ऊपर जाते हैं, हम उनको किक बैक्स के जरिए अपने आप को अमीर करते हैं। पेट्रोल पंप भी इनके हैं, आईपीपीज भी इनके हैं, सीमेंट सरिये की फैक्ट्रियां भी इनकी हैं, अब तो दूध भी यही बेचते हैं, मुर्गी और अंडे भी यही बेचते हैं। तो हम पता नहीं यहाँ क्या बेचते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि हम पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं। ये अशराफिया का मुल्क है, इसको अशराफिया रन कर रहे हैं। अवाम के जरिए यहाँ पर कोई फैसला नहीं होता, ना ये मुल्क अवाम के हवाले से चल रहा है। बिल्कुल सही है बेट साहब। क्लोजिंग से पहले एक शॉर्ट सा कमेंट सर, इस वक्त पाकिस्तान के रोल पे बात कीजिएगा जो इन दोनों ममालिक के दरमियान आप कह लीजिए कि जंग ख़त्म करवाने के लिए प्ले किया जा सकता है या पाकिस्तान कर रहा है। बहुत सारा रोल प्ले हो गया है, अभी कुछ अंदर भी रोल प्ले करने की तवज्जो देंगे। जो फारूकी साहब ने कहा है, सुथरा पंजाब के लिए 170, ये सुथरा पंजाब एक प्रोजेक्ट चला था ना, अभी शायद फारूकी साहब ने कहा है, उसका जो बजट था वो 170 बिलियन बजट था सुथरा पंजाब का 2026-27 में। टोटल 270 बिलियन खर्च हुए। तो आप देखिएगा कल पूरा लाहौर डूब गया, तो सुथरा पंजाब से डूबता पंजाब मिल गया। एक एमएनए को 52 करोड़ रुपए दिए गए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज ओन चॉइस, अपने हथरों में 52 करोड़ रुपए। आपके एजीपी की अभी एक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की एक ऑडिट में ऑब्जर्वेशन आई है कि जो सेनेट ने 75 बिलियन रुपीज जो सेनेट ने जो अपना उसने क्या कहते हैं 75 बिलियन रुपीज आपके जो अलॉट किए गए थे, उनका रिकॉर्ड मिसिंग है। वो कैबिनेट डिवीजन ने अलॉट किए थे, वो कहते हैं ना उनका रिकॉर्ड है, ना वो स्कीम है, ना कोई स्कीम का स्ट्रक्चर है, ना कोई इंफॉर्मेशन है। वो 75 बिलियन तलाश कीजिएगा कौन खा गया। तो मेरा ये ख्याल है कि रोल तो बहुत प्ले हमने किया है और अभी भी कर रहे हैं, बट देयर इज, आपको पता है एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट थी, आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर
पेट्रोल की कीमत बढ़े, रोज बढ़े, तो समझ लेना कि वजीर आजम ने चोर। आज आपको क्या हो रहा है? पहले तो महीनों में बढ़ती थी, अब तो हर घंटे बाद, अभी अभी थोड़े दिन अगले कुछ दिनों बाद हर घंटे बाद बढ़ा करेगी, फिर मेरे ख्याल नमाज के बाद बढ़ा करेगी। बात ये है कि आप इन्होंने ट्रिक क्या खेली है कि हर रोजाना 4 रुपए बढ़ाओ, अगले दिन 4 बढ़ाओ, अगले दिन 4 बढ़ाओ। तो अगर आप 15 दिन बाद जो है वो 60 रुपए बढ़ाएंगे तो लोग चीखेंगे, तो हर रोज 4 रुपए बढ़ाओगे तो नहीं चीखेंगे। तो क्या लोग ये समझते नहीं है? तो मेरा ख्याल है दरमियान में ब्रिगेड साहब दरमियान में चंद पैसे कम भी कर देते हैं। अब पैसे कम करते हैं ना, पिछले दिनों में सोच लीजिएगा कितना बढ़ा है इन्होंने, सिर्फ 15 रुपए 83 पैसे तो लेवी बढ़ी है पेट्रोल के ऊपर। तो आप बताएं ना, अगर वो पेट्रोल पंप ओनर भी आ गए, उन्होंने भी अपना मार्जिन ज्यादा कर लिया, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री विक्ट्री ने बहुत स्ट्रेंथ दी है। पाकिस्तान ने दुनिया के पीस के लिए वो अभी भी कर रहे हैं, आपको पता है अभी भी कतर से भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, और लेकिन वो चीजें अपने लेवल पे चलेगी। बिल्कुल ठीक है, कर रहे हैं वो चंद लोग हैं कर रहे हैं, बाकी पूरी हुकूमत जो है, राइट सर, लाहौर की कंडीशन देख लीजिएगा कि वो के लोगों ने कहा है कि जी मोदी को आवाज दे रहे हैं, तू साड़ा पानी बंद किया सी ना, तो हम देख साढ़े को कितना पानी मीम्स तो सर वो आपको पता है हमारी जेन जी जो है वो उसमें। फारूकी साहब आप कोई कमेंट कर रहे थे सर? मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था कि पाकिस्तानी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इतने सितम ज़रीफ हैं कि वो इन हालात में भी खुश रहना सीख गए हैं। वो कश्तियां चला रहे हैं लाहौर में, और हम यहाँ पे मोदी को ललकारते हैं कि ओए मोदी तू साडा पानी बंद किया सी है देख। तो कहने का मतलब ये है कि हमने पिछले 70-75 साल में ना तो मनसूबाबंदी पे काम किया है, राइट सर, बिल्कुल सही है, वाले मनसूबों पर काम करते हैं, और अवाम को एक ट्रू जिस तरह से मुल्क कौम की तामीर होती है उस तरफ हम लेके नहीं जाते। हम सिर्फ डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत मुल्क चला रहे हैं, और 70-75 साल से इसी तरह से चल रहा है ये मुल्क, राइट और सर, आज भी हम इसको चलाने के हवाले से संजीदा नहीं। बिल्कुल सही। डॉक्टर मुनव्वर अभी एक बड़ा मलिया लोधी साहब का, मलिया लोधी साहिबा का एक आर्टिकल भी आया है, वो कल भी इस बात पे एम्फसाइज कर दी, फॉरेन पॉलिसी में बहुत एक्सपर्ट थी। वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी लेवल पे जो एडवांटेज है वो रहेंगे, अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि आप घर के अंदर देखिए कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग फॉरेन पॉलिसी पे काम करें उनको करने दीजिए। बाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अंदर जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। और जिस तरह अभी राना सरवाली की स्टेटमेंट आपने सुनी है कि उन्होंने उसे कहा कि 1100 से 1200 अरब रुपए जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करके कहा कि वो दुबई मुंतकिल कर दिए पैसे। राइट सर। सर क्लोजिंग से पहले मुझे डॉक्टर मुनव्वर साहब की तरफ, डॉक्टर साहब थोड़ा हट के सवाल है, दुनिया में और भी ऐसे ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे जो आलमी सूरत हाल को देखते हुए इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं आवाम को? नहीं, ये आप बड़ी खूबसूरत बात की शहजाद फारूकी साहब ने और ब्रिगेडियर साहब ने। देखें, आपके मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे लीड कैप्चरिंग है, और वो रिफॉर्म लाना ही नहीं चाहते। रिफॉर्म के बगैर न मिडिल क्लास ऊपर आएगी, न पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, न इकोनॉमिकली आप ग्रो करेंगे। और याद रखें, जो आपकी एलीट है ना, रूलिंग एलीट की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो पढ़े लिखे लोग वो भी एक एलीट सर्कल में आ जाते हैं, लेकिन आपकी जो रूलिंग एलीट है ना, मजे की बात ये कि ये इंटरनेशनल एलीट के साथ इसका गठजोड़ है। इंटरनेशनल एलीट चाहती है कि ये नेशन जो है ये पसमानदा रहे, और इसके ऊपर बड़ी अच्छी किताब है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, डैनियल मार्की की, अगर आप पढ़े ना आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, क्लोजिंग पे जाना है मुझे डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपका शुक्रिया। शहजाद फारूकी साहब आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।